लेकिन रानीखेत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एकमात्र पॉलिटेक्निक था चौनिलिया में, वो इनके कार्यकाल में बंद हो गया। उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि आए दिन उसमें दुर्घटनाएं घटित होते रहती हैं। पूरी और केवल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। तो विधायक जी को इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को पोषित करने की चिंता है। कोई पार्टी अभी तक ये तोहफा रानीखेत वासियों को नहीं दे पाई है, तो अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं, मौका मिलता है, तो इस दिशा में आपका कदम क्या होगा? जिलों के गठन के लिए अगर मांग करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को तो कतई नहीं है। हमारे वर्तमान जो हमारे विधायक जी हैं, इनको तो कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि तुरंत छोटे जिले बनने चाहिए और प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी नए जिले बनेंगे, उसमें हमारे जिले भी उसमें शामिल होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। रानीखेत विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में करारी टक्कर रहती है। हालांकि फिलहाल वहां पर कांग्रेस से करण मारा विधायक हैं और बीजेपी से चेहरा कौन होगा अभी ये साफ नहीं है। लेकिन जब हम विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे, हमें एक नाम सुनने को मिला। वो नाम था प्रमोद नैनवाल। उस वक्त हमने लोगों से पूछा कि आखिर वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो बीजेपी के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे। तो मजबूत दावेदार के तौर पर वो सामने आए, तो हमने सोचा कि उनसे क्यों ना बातचीत की जाए। प्रमोद जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रमोद जी, आपसे बातचीत करने का हमारा मकसद ये है कि बीजेपी के अभी बहुत सारे दावेदार रानीखेत में हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगा, कंफ्यूजन लोगों को इसी में है। हालांकि लोगों के सामने जब हमने ये सवाल रखा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा दावेदार मजबूत है, तो आपका नाम कई बार सामने आया। तो पहले आपसे मैं कारण पूछना चाहूंगी कि आखिर क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता आपका नाम क्यों ले रही थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका नाम क्यों आया होगा? मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी सेवाओं को पसंद किया और मेरी सेवाओं को उन्होंने स्वीकार किया। दरअसल मेरा सामाजिक जीवन लगभग 30-35 सालों का है। पिछले क्षेत्र में कोसी पंपिंग पेयजल योजना, भतरोज खान में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए आंदोलन करना, सड़कों के लिए आंदोलन करना, अस्पतालों के लिए आंदोलन करना, विगत लगभग 3 दशकों से भी ज़्यादा जो मैंने सेवा की है, समाज के आंदोलन किए हैं, उसको जनता ने स्वीकार किया। इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ और मुझे लगता है यही सब कारण रहे होंगे कि जनता मुझे भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। बिल्कुल। सर, लोगों ने कई चीज़ें कही उसमें। जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की गई। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर लोगों ने कहा कि काम नहीं हुआ है, हालाँकि कुछ लोगों ने कहा कि काम हुआ है। तो 50-50 हमें जो है मामला देखने को वहाँ पर मिला है। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जिनको प्रमुखता से वो नहीं रख पाए? जनता के ऐसे मुद्दे जिन पर काम करने के दावे-वादे तो किए गए लेकिन नहीं किए गए और आप कर सकते हैं? जो रानीखेत विधानसभा का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है कि पूरे क्षेत्र में जहाँ निरंतर नए नए संस्थान खुल रहे हैं, नई नई तहसीलें उप तहसीलें खुल रही हैं, लेकिन रानीखेत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एकमात्र पॉलिटेक्निक था चौनिलिया में, वो इनके कार्यकाल में बंद हो गया। चिलियानौला का जो ITI है वो बंद हो गया। हमारे रामनगर से लेकर के जो रानीखेत की सड़क है, उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि आए दिन उसमें दुर्घटनाएं घटित होते रहती हैं। पूरी सड़कों की दशा बहुत बेहाल हो गई है। रानीखेत चिकित्सालय किसी ज़माने में जो पूरी गढ़वाल से लेकर के बागेश्वर तक और पूरे अल्मोड़ा जिले का और नैनीताल जिले के जो सीमांत गांव हैं, इनके लिए एकमात्र प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र था, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध कराता था। आज उसकी ऐसी दुर्दशा होगी, वो केवल और केवल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। तो विधायक जी को इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ कार्यकर्ताओं को पोषित करने की चिंता है और मुझे बेहद दुख है कि निरंतर इन 5 सालों में हमारा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया विकास की दौड़ में। अभी आपने सर रेफर का जिक्र किया है, तो इस पे जब हमने करण मारा से सवाल पूछा तो उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया था कि अल्ट्रासाउंड मशीन लगवा दी है और स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी दुरुस्त कर दी हैं, बेहतर कर दी हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात कही गई थी। तो ये दो ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो आश्वस्त नजर आ रहे थे कि भाई उन्होंने बहुत काम किया है। क्या आपको भी लगता है कि इन दो मुद्दों पर आश्वस्त होने के बावजूद आप कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं कमी रह गई है? दरअसल जो अभी ऑक्सीजन प्लांट की बात जहाँ पर हुई है, पूरे देश में कोरोना के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो फंड दिया गया, लगभग सारे अस्पतालों में जो प्रमुख जिला से अस्पताल थे या तहसील स्तर के अस्पताल थे, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा केंद्र से आया है, जिसका श्रेय वो खुद लेना चाहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में 90 सड़कें काटी हैं। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि उन्होंने ऐसी सड़कें काटी हैं जिसमें आज 4x4 के वाहन नहीं चल सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो मेरे साथ चलें। आपका चौबटिया चौबटिया से जो नीचे
रोड जारी है, जो उन्होंने अपने विधायक निधि से काटी है, उसमें अगर वो बरसात के समय में अपनी गाड़ी चला के दिखा दें, तो हम सब लोग वो जो कहेंगे उस शर्तों को हारने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार उन्होंने जो सड़कें काटने के वो दावे कर रहे हैं, उन सड़कों का न तो कहीं मुआवजा मिल रहा है, उन सड़कों का न तो कोई अलाइनमेंट है, उन सड़कों की न तो देखरेख की कोई व्यवस्था है। उन सड़कों के काटने से जो क्षति हुई है, चाहे हमारी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, चाहे हमारे रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका कोई मुआवजा कहीं नहीं मिलेगा। और उसके जो ज़मीन के मालिक हैं, जिनकी ज़मीन उसमें प्रभावित हो रही है, उस ज़मीन का मुआवजा तक हमारे किसानों को नहीं मिलेगा। तो ऐसी सड़कों से हमारे यहाँ विकास नहीं बल्कि विनाश को सड़कें न्योता दे रही हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि विधायक जी ने बहुत हल्के से इस क्षेत्र के विकास को लिया है और उनके 5 साल में हमारा क्षेत्र वास्तव में बहुत पीछे चला गया है। प्रमोद जी, आप निर्दलीय जब चुनावी मैदान में उतरे तो आपने अच्छा खासा कंपटीशन दिया और कहीं ना कहीं उस कंपटीशन का असर बीजेपी के प्रत्याशी पर देखने को मिला था हमें, जो हमने देखा। और उसके बाद अब आप बीजेपी के चेहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं, यानी कि अगर आम जनता आपको पहचान रही है तो वो बोल रही है कि हम प्रमोद नैनवाल को चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनको टिकट देने वाली है। हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुए हैं। तो निर्दलीय से बीजेपी तक का सफर और बीजेपी से इस बार प्रत्याशी के तौर पर लोगों की पहचान बनना, ये कैसे संभव हो पाया? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या वाकई जो पहचान आपने जनता के बीच बनाई है उसको आगे लेकर जाएगी, या आप उसको बीजेपी की पहचान को आगे लेकर जाएंगे? क्या सोचते हैं? मैं जन्मजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और लंबे समय से लगभग मैं तो कह रहा हूँ मैंने आज तक किसी दूसरी पार्टी का मुंह तक नहीं देखा कि दूसरी पार्टी में जाने की सोची भी नहीं है। और चूंकि लगभग 30-35 सालों से मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, केवल एक ही सोच रही है, वही सोच जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो आरएसएस की सोच है। तो उसी सोच के साथ मैं जिया हूँ और उसी सोच के को जीवित रखते, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने निरंतर जनता की सेवा की है। अभी जैसे कि आपने कहा कि मैंने नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ का अभियान पूरे द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत और बेताल घाट 4 विधानसभाओं में चलाया है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पूरी पूरी जनता मुझे बहुत बताते हुए आपको प्रसन्नता भी हो रही है कि मेरे जो हमने जो अभियान चलाया, नशे के खिलाफ लोगों में शपथ दिलवाई, युवाओं को समझाया, युवाओं को शपथ गाँव में जाके दिलाई, तो उससे कई युवा नशे की गिरफ्त से बाहर आए। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि हमने कहा था कि हमें इस क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए अपने खेतों की तारवाड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हमारी धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख थी विकासखंड में, तो हमने तमाम जो पैसा था उसको रोक करके गांव के जो खेत थे उनकी तारबाड़ करने के लिए, दीवारबंदी करने के लिए, स्वरोधी दीवार बनाने के लिए खर्च किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत से जो प्रधान थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने जब इन तारबंदी और दीवारबंदी का को अपनाया, अपने खेतों की घेरबाड़ की, तो उससे बहुत से गांव में जो जंगली जानवरों से नुकसान की समस्या थी उससे निजात मिला। और उसका फल हमको ये मिला कि जनता ने हमारी सेवा को स्वीकार किया, हमारी सेवा को उन्होंने समझा। और उसके साथ ही साथ हमने पिछले कोरोना काल में निरंतर गांव के बीच में, लोगों के बीच में जा कर के जनता को राशन से लेकर, सैनिटाइजर से लेकर के, मास्क से लेकर, साबुन से लेकर तमाम सामग्री जो ज़रूरतमंद थी उनको वितरित की। इसके साथ ही साथ हमने एक अभियान पिछले लगभग 1 साल से चलाया है कि उत्तराखंड में जो छोटे छोटे काम धंधे हैं, चाहे मोटर मैकेनिक का है, चाहे टेलरिंग का है, चाहे ब्यूटी पार्लर का है या हार्डवेयर का है, तमाम काम या सैलून का काम है, कि क्या इसको हमारे स्थानीय युवा नहीं कर सकते हैं। इस बारे में हमने जागरूकता अभियान चलाया और कम से कम और लगभग हमने 10 अपने प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं पूरे क्षेत्र में। और मुझे बहुत खुशी है कि इन प्रशिक्षण केंद्र से बहुत सी हमारी बहनों ने हाथ से बैग बनाना, टेलरिंग का काम करना, ब्यूटी पार्लर का काम करना, हार्डवेयर का काम करना ये सीखा है। और मुझे विश्वास है कि इससे हमारे जो युवा हैं उनमें पलायन भी कम होगा और स्थानीय जो हमारे रोजगार के साधन हैं उसका उपयोग हमारे युवा कर पाएंगे अपने रोजगार के लिए। प्रमोद जी, देखिए, निर्दलीय आप जब मैदान में उतरे थे, जैसे कि हमने जिक्र किया, आप अच्छे खासे कॉम्पिटिटर वहां पर बने थे। और अभी ये भी जिक्र किया मैंने कि कई दावेदार रानीखेत से इस बार हैं। अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती तो क्या इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान है, या फिर ये भी लोग कह रहे हैं, कई लोगों को हमने ये कहते हुए सुना कि अगर प्रमोद नैनवाल को टिकट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान क्षेत्र में हो सकता है। तो इस तरह की बातों पर आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, जहाँ तक मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरी सेवाओं को देख करके और जनता के बीच में जो एक आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ को पहचान करके मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी काल्पनिक बातें हैं, मैं और चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे विश्वास करती है तो आपको बेताल घाट, नैनीताल जो सीट होती है वहाँ पर फ़ायदा होगा, द्वारहाट में फ़ायदा होगा, सल्ट में जो हमने नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ समिति का गठन किया है, पूरे 4 विधानसभाओं में हमारे
समिति के न्याय पंचायती स्तर पर हमारी कमेटियां भी हैं। पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है और मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी मुझे पूरा भरोसा करेगी और मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से रानीखेत की सीट जिताने में सफल होऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए देखते हैं सर कि आपको टिकट मिलता है या फिर नहीं, और आप जितना कह रहे हैं उसका असर परिणाम कैसा होता है। एक आखिरी सवाल कि रानीखेत को जिला बनाने को लेकर जो है बहुत एफर्ट्स किए गए, तमाम कोशिश की गई, पोस्टर बैनर लगाए गए, आंदोलन किए गए, बहुत सारे आंदोलन लोग करते हुए सामने आए, नारे लगाते हुए सामने आए, लेकिन कोई पार्टी अभी तक ये तोहफा रानीखेत वासियों को नहीं दे पाई है। तो अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं, मौका मिलता है, तो इस दिशा में आपका कदम क्या होगा? जहाँ तक जिले के गठन का संबंध है, रानीखेत जिले की मांग कहिए या रामगढ़ जिले की मांग कहिए, बहुत पुरानी मांगें हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि इन जिलों के गठन के लिए अगर मांग करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को तो कतई नहीं है। हमारे वर्तमान जो हमारे विधायक जी हैं, इनको तो कतई नहीं है। पिछले कार्यकाल में इनके जीजाजी आदरणीय श्री हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये रानीखेत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो ये चाहते तो एक मिनट में जिले की घोषणा करके यहाँ पर जिलाधिकारी बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने तब ऐसा नहीं किया। तो आज जाके जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड की बात है, हम चाहते हैं कि तुरंत छोटे जिले बनने चाहिए और प्रदेश सरकार ने इसके लिए जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी नए जिले बनेंगे, उसमें हमारे जिले भी उसमें शामिल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, धन्यवाद सर वक्त अपना देने के लिए। तो अभी रानीखेत विधानसभा में जो कंपटीशन है वो किसके बीच होने वाला है ये अभी साफ नहीं हो पाया। दोनों पार्टियों ने अभी टिकट किसको दिया है ये साफ नहीं हुआ है। हालांकि प्रमोद जी का ये कहना है कि उनकी जो कोशिश है वो रंग लाएगी, पार्टी उनको टिकट देगी, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या परिणाम आने वाला है बीजेपी के लिए रानीखेत से और वर्तमान विधायक जो है कांग्रेस के करण मारावासी के, वाकई वो जितने दावे वादे करते हैं वो हकीकत चुनाव के परिणाम में उनके लिए फायदेमंद होगी या फिर नहीं। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।